हेलो दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में दिल पागल है का 11वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। राजपूत हवेली। वैभव के इस तरह गुस्सा करने से सौम्या ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया वैभव, मेरा यकीन करो। वैभव गुस्से से कहा, तो ये याददाश्त करने का नाटक क्यों कर रही हो? सौम्या ने रोते हुए कहा, प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ। टाइम आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी और प्लीज तब तक मेरा साथ दो। वैभव ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें टाइम देने के लिए तैयार हूँ, पर याद रखो जब भी तुम्हें महसूस हो कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो तुम मुझे बता सकती हो। सौम्या ने हंसते हुए कहा, एक बात तो बताओ, जब मेरे घर वालों को ये बात पता नहीं चली कि मैं याददाश्त जाने का नाटक कर रही हूँ तो तुम्हें कैसे पता चल गया? वैभव सौम्या के बगल में बैठता हुआ बोला, मुझे तो क्या अभिमान को भी पता है कि तुम नाटक कर रही हो। सौम्या ने हैरान होते हुए कहा, अभिमान भाई को पता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, पर यह बात तुम्हें कैसे पता? वैभव ने सौम्या के नाक को पिंक करते हुए कहा, अभिमान ने ही मुझे बताया है कि तुम नाटक कर रही हो। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ये सब बात छोड़ो, मुझे वॉशरूम जाना है, जरा मेरी हेल्प करो वॉशरूम जाने में। वैभव ने सौम्या की तरफ देखकर कहा, क्यों, तुम खुद से चलकर नहीं जा सकती हो? सौम्या ने भोली सूरत बनाते हुए कहा, मैं कई दिनों से कोमा में थी जिसकी वजह से मैं अभी चल फिर नहीं पा रही हूँ। मुझे जब भी जरूरत होती है नस मेरे साथ होती है, पर देखो ना अभी आसपास कोई नस नहीं है, तो प्लीज तुम मुझे वॉशरूम में छोड़ दो ना। ये बोलते हुए वह बहुत क्यूट सा फेस बना रही थी। वैभव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वॉशरूम में लेकर चलता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी नर्स को इन्फॉर्म कर दूंगा। ये बोलते हुए उसकी उठने में मदद की। वैभव ने उसे पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की, पर सौम्या के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। सौम्या ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि मैं अपने पैरों पर चल नहीं पाऊंगी? तो तुम्हें मुझे गोद में उठाकर लेकर जाना चाहिए। वैभव ने गुस्से से कहा, मौके का फायदा उठाना तो कोई तुमसे सीखे, आज तक बस मौके का फायदा ही उठती आई हो तुम। सौम्या ने हंसते हुए कहा, मैंने कब मौके का फायदा उठाया है? वैभव ने गुस्से से कहा, क्या तुम भूल गई हो कि 2 साल पहले तुमने किस तरह से मेरा फायदा उठाया था? जैसे ही वैभव ने 2 साल पहले की बात की, सौम्या ने अपनी आंखें नीचे करते हुए बात बदलते हुए कहा, मुझे जल्दी से वॉशरूम लेकर चलो, जो भी बातें हैं बाद में करना। वैभव ने सौम्या की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, जब अपनी चूड़ी पड़ी जाती है तो तुम इसी तरह से बातों को घुमा देती हो। कोई बात नहीं, मैं अभी तक उस बात को नहीं भूला हूँ, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हें वॉशरूम लेकर चलता हूँ। ये बोलते हुए वैभव ने उसे गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ लेकर चलने लगा। सौम्या तो बस वैभव के चेहरे को ही देख रही थी। वैभव ने गुस्से से कहा, इस तरह से मुझे देखना बंद करो। मैंने जो तुम्हें पहले जवाब दिया था, मेरा जवाब अब भी वही है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, इन 2 सालों में तुमने कई बार मुझे ये बात बताया है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मैं कौन सा तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। एक बात तो है, कोमा में जाने के बाद मुझे थोड़ी अक्ल आ गई है। मैंने तय कर लिया है कि जो लड़का मुझसे प्यार करता है उस लड़के से मैं शादी करके सेटल हो जाऊंगी। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मेरे आसपास कितने दुश्मन हैं,
कब मर जाऊं, इससे तो अच्छा कम से कम शादी करके कुछ तो अपनी लाइफ तो एंजॉय कर जीना चाहती हूँ। वैभव ने हैरानी से कहा, तुम कोमा से उठने के बाद क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जो अचानक से शादी की बात कर रही हूँ, आखिर कौन बेवकूफ है जो तुमसे शादी करेगा? सौम्या ने हंसते हुए कहा, एक लड़का है जो मुझसे शादी करना चाहता है। वह राजस्थान का युवराज है। मेरी मॉम ने बताया था कि 2-3 महीने पहले उसका रिश्ता मेरे लिए आया था। मैं मॉम से पता करूंगी कि उसकी शादी हुई है या नहीं, अगर नहीं हुई होगी तो मैं ट्राई करूंगी। वैभव ने गुस्से से कहा, तुम क्या ट्राई करने वाली हो? ये बोलते हुए वैभव ने उस वॉशरूम के बाहर उतार दिया। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस पर लाइन मारने की ट्राई करने वाली हूँ, और कुछ जानना हो तो जाओ मेरी मॉम से जाकर पूछ लो। क्योंकि मेरी मॉम चाहती है कि उस युवराज से मेरी शादी हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूंगी, मैं राजस्थान की महारानी बन जाऊंगी। कितनी अच्छी बात है ना? ये बोलते हुए सौम्या वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। वैभव तो बस हैरानी से वॉशरूम के दरवाजे को देख रहा था। उसने गुस्से से कहा, अब ये राजस्थान का कौन सा युवराज आ गया है जो इससे शादी करना चाहता है? मुझे पता लगाना होगा। ये बोलता हुआ वह सौम्या के कमरे से बाहर जा ही रहा था कि तभी वह वंशिका से टकरा गया। उसने वंशिका को देखकर कहा, वंशिका कम से कम देखकर तो चलो। वंशिका ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी भाई, मेरा ध्यान नहीं था। वह क्या है ना, मैं सौम्या को देखने आई थी। वह कहाँ पर है? वह बेड पर नहीं है। वैभव ने वंशिका को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, इतनी ठंड में तुम्हें गर्मी कैसे लग रही है जो तुम्हारे चेहरे पर इतने पसीने हैं? क्या कुछ हुआ है वंशिका? वंशिका ने वैभव की तरफ देखकर कहा, नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस सौम्या के लिए परेशान हूँ। वह क्या है ना, बड़ी मॉम बहुत ज़्यादा उदास है कि सौम्या की याददाश्त चली गई है। बड़ी मॉम पूरी रात सो नहीं पाई है, तो बस मैं सौम्या को चेक करने आई थी, वह ठीक है कि नहीं। वैभव ने वंशिका के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, वंशिका देखो, मैं जानता हूँ कि तुम राजपूत परिवार की असली बेटी नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि इस घर के लोग तुम्हें अपना नहीं मानते हैं। इस घर के लोग सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभिमान या मुझे शेयर करो, मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूँगा। वंशिका ने वैभव के हाथों को पकड़ते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सौम्या जो वॉशरूम से बाहर निकल रही थी, जब उसने देखा कि वंशिका और वैभव एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो, उसने गुस्से से कहा, वंशिका तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वंशिका ने जैसे ही सौम्या की आवाज़ सुनी, में एक झटके में वैभव का हाथ छोड़कर सौम्या की तरफ जाते हुए बोली, तुमने मुझे पहचान लिया? सौम्या, क्या तुम्हारी याददाश्त आ गई है? सौम्या ने गुस्से से वंशिका की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मेरी याददाश्त आ गई है। क्या वैभव ने तुम्हें नहीं बताया है? वंशिका ने वैभव की तरफ देखकर बोली, भाई आपने मुझे क्यों नहीं बताया है कि सौम्या की याददाश्त आ गई है? हमने सौम्या की तरफ देखकर कहा, मैं अभी नीचे सबको बताने जा ही रहा था और मैं तुम्हें परेशान देखा तो सोचा पहले तुमसे बात कर लूं, फिर सबको जाकर बता दूंगा। सौम्या ने एक कदम आगे चलने की कोशिश की, पर उसे चला नहीं जा रहा था। उसने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, जाकर मेरी नस को बुलाकर लाओ। वैभव ने सौम्या की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। सौम्या ने गुस्से से कहा, जताते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, जो जाकर नस को बुलाकर लाओ। वंशिका ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा,
सौम्या मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। सौम्या ने वंशिका को धक्का देते हुए कहा, मुझसे दूर रहो तुम, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझी तुम। सौम्या ने ये सब कुछ इतनी जोर से बोला था कि वंशिका डर गई और अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, आई एम सॉरी सौम्या, मुझे माफ कर दो। ये बोलते हुए वंशिका दौड़ते हुए सौम्या के कमरे से बाहर चली गई। वैभव ने गुस्से से सौम्या की तरफ देखकर कहा, उसे बेचारी को क्यों डांट दिया, वह तो तुम्हारी चिंता कर रही थी। सौम्या ने गुस्से से वैभव की तरफ देखकर कहा, तुम्हें पूरी दुनिया की लड़की बेचारी नजर आती है, सिर्फ मुझे छोड़कर। वैभव ने हैरानी से कहा, अब मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझसे इतना गुस्सा हो रही हो? सौम्या ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, निकालो मेरे कमरे से और अभी के अभी नस को बुलाओ। वैभव ने गुस्से से कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में रुकने का, मैं नस को बुलाने जा ही रहा था। ये बोलते हुए वैभव गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। वैभव के जाते ही सौम्या की आंखों में आंसू आ गया। वह अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आज भी वैभव को पहले वंशिका नजर आती है, मैं नहीं नजर आता हूँ। मुझे लगता है मोम ने सही कहा था, मुझे वैभव का पीछा छोड़ देनी चाहिए और उस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। अब मैंने तय कर लिया है, जब रेहा की शादी भाई से हो ही चुकी है तो मुझे भी उसे राजस्थान के राजकुमार से एक बार मिल लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि वह दिखने में कैसा है, और अगर वह अच्छा लड़का निकला तो मैं उससे शादी के लिए हाँ बोल दूंगी। सौम्या ये सब कुछ सोच ही रही थी कि नेहा और आयुष कमरे में दौड़ते हुए आए। नेहा को देखकर सौम्या ने कहा, मॉम प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। नेहा ने जैसे ही सौम्या के मुंह से अपने लिए मॉम सुन, वह खुश हो गई और सौम्या को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। सौम्या ने अपनी मॉम के गले लगते ही रोना शुरू कर दिया और रोते हुए बोली, और सॉरी मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। नेहा ने गुस्से से कहा, तुम क्यों रो रही हो? सौम्या ने अपने पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मॉम मुझे खड़ा नहीं रहा जा रहा है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। आयुष जल्दी से सौम्या के पास आया और उसकी गोद में उठाते हुए बेड पर जाकर लेट देता है और कहता है, तुम अभी कोमा से बाहर आई हो, इसलिए तुम्हारे पैरों में इतना दर्द हो रहा है। तुम टेंशन मत लो, कुछ दिन में तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ। सौम्या ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा, आयुष भाई और रेहा कहाँ है? मुझे उन दोनों से मिलना है, मुझे उन दोनों को कुछ बताना है। आयुष ने सौम्या की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं पता भाई और रेहा कहाँ है, रेहा भाई को छोड़कर चली गई है, भाई पूरी रात उसे ही खोज रहे हैं। सौम्या ने हैरानी से कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, भाई रेहा को खुद से दूर कभी नहीं जाने देंगे। आयुष तुम भाई को फोन लगाकर अभी यहाँ बुलाओ, मुझे उनसे दिव्या के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। आयुष ने सौम्या की तरफ देखकर कहा, क्या तुम जानती हो कि दिव्या की मौत कैसे हुई है? बताओ किसने मारा है उसे? सौम्या ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ दिव्या की मौत कैसे हुई है और किसने उसे मारा है, तुम बस भाई को बुला कर लाओ, क्योंकि यह सब भाई से जुड़ा हुआ है, मुझे उन्हें सब कुछ बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेहा ने गुस्से से सौम्या की तरफ देखकर कहा, तुम्हें जो बताना है तुम हमें भी बता सकती हो, अभिमान का आना जरूरी नहीं है। वह पूरी रात रेहा को खोज रहा था, जब तक रेहा को खोजकर नहीं लेकर आता मैं नहीं चाहती हूँ कि वह लड़का इस घर में कदम भी रखें। उस लड़के की वजह से रेहा हम लोगों को छोड़कर चली गई है। सौम्या ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, मॉम प्लीज स्टॉप इट, मुझे जो बताना है वह बहुत जरूरी है।
नेहा ने गुस्से से कहा, आखिर ऐसा क्या बताना है तुम्हें जो तुम इतना परेशान हो रही हो। सौम्या ने गुस्से से कहा, माँ आयु जिंदा है। नेहा और आयुष ने जैसे ही सुना कि आयु जिंदा है, वह दोनों हैरान हो गए। नेहा खुद को संभाल नहीं पाए और नीचे जमीन पर गिर गई। आयुष ने अपनी मां को उठाते हुए कहा, मोम प्लीज आप शांत हो चाहिए। आयुष ने गुस्से से सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, सौम्या ये क्या बकवास कर रही हो, भला आयु कैसे जिंदा हो सकती है, वो तो आज से 24 साल पहले ही मर चुका है। सौम्या ने गुस्से से आयुष की तरफ देखते हुए कहा, दिव्या ने मुझे मरने से पहले बताया है कि उसने और आयु ने मिलकर ही पूरे परिवार को बर्बाद करने की कसम खाई है। और तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि दिव्या आयु के बच्चे की माँ बनने वाली थी। जैसे ही नेहा ने सुना कि उसका बेटा आयुष जिंदा है और वह अपने ही परिवार से नफरत करता है, वह हैरानी से सौम्या को देखते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारे पापा ने तो कहा था कि आयु मर चुका है, वह जिंदा नहीं हो सकता है। सौम्या ने अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, मॉम मैं सच बोल रही हूँ, दिव्या ने मुझे कहा था कि वह सब कुछ आयुष्मान राजपूत के कहने पर कर रही है, यानी कि हमारा आयु। आयुष ने गुस्से में सौम्या की तरफ देखकर कहा, तुम क्या बातों को पहेलियां में घुमा रही हो, सीधे सीधे बोलो कि तुम कहना क्या चाहती हो। सौम्या ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब दिव्या टेरेस से लटकी हुई थी तो उसने मुझे गिरने से पहले बताया था कि वो और आयुष्मान राजपूत एक दूसरे से प्यार करते हैं। और आयुष्मान राजपूत और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई है। जैसे ही मैंने दिव्या के मुंह से यह भाई शब्द सुना, मेरे हाथ से उसका हाथ छूट गया और वह नीचे गिर गई। आयुष ने गुस्से से कहा, पहले हमें पूरी बात बताओ, उस दिन कैफे में क्या हुआ था। सौम्या ने बताया, स्टार्ट किया उस दिन कैसे में। फ्लैशबैक 1 महीने पहले दिव्या ने रेहा को कार पार्किंग करने के लिए कह दिया था और वह कैसे अंदर चली गई थी। जब दिव्या अंदर गई थी तो उसने देखा था कि दिव्या किसी से बात कर रही थी। दिव्या ये कह रही थी, तुम चिंता मत करो आयुष्मान, तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। मैं अभियान को ये कहूंगी कि यह बच्चा उसका है और अभियान को मुझसे शादी करना ही पड़ेगा। वैसे भी अभियान रेहा से प्यार करता है, उसे यह गलतफहमी है कि रेहा किसी और की हो चुकी है और वह बिजनेस के चक्कर में मुझसे शादी कर रहा है। और जब उसे इस बच्चे के बारे में पता चलेगा तो वह शादी से पीछे नहीं हट सकेगा। इसलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राजपूत परिवार को बर्बाद करने की शुरुआत हमारी शादी से ही होगी। हम दोनों मिलकर पूरे राजपूत परिवार को बर्बाद कर देंगे। सौम्या ने जैसे ये सब सुना, गुस्से से विद्या की तरह कोई और उसके गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को बर्बाद करने की। तुम हमारे राजपूत परिवार को बर्बाद करोगी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। दिव्या ने जल्दी से फोन कट कर दिया। मैं दिव्या का फोन लेकर टेरेस की तरफ भागने लग गई क्योंकि मुझे जानना था कि दिव्या किस बात कर रही थी। दिव्या मेरे पीछे पीछे पैलेस पर आ गई थी। वहां पर हम दोनों की बहुत ही ज्यादा हाथापाई हुई थी और फोन नीचे गिर गया था हम दोनों के हाथों। वहीं में दिव्या नीचे की तरफ गिरने लगी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। मैंने दिव्या को धमकी दी कि अगर वह सच नहीं बताएगी तो मैं उसका हाथ छोड़ दूंगी। दिव्या ने अपनी जान बचाने के लिए मुझे बताया कि वह आयुष्मान राजपूत से प्यार करती है, ना कि मेरे भाई अभियान से। और आयुष्मान पूरा राजपूत परिवार को बर्बाद करना चाहता है। आयुष्मान उसे तभी शादी करेगा जब वह अभिमान भाई से शादी कर पूरी राजपूत परिवार को बर्बाद कर देगी। मैंने गुस्से में पूछा कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है।
उसने मुझे बताया कि यह बच्चा राजपूत परिवार का ही वारिस है, क्योंकि आयुष्मान और कोई नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई है। मैंने जैसे ही सुना कि आयुष्मान आयुष का जुड़वा भाई है और मेरा बड़ा भाई, मैं इतना हैरान हो गई कि गलती से मेरा हाथ दिव्या के हाथ से छूट गया। मैंने उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश की, पर मेरा पैर भी फिसल गया और मैं वहां पर लटक गई। जब रेहा आई तो उसने मेरा हाथ लिया था। प्रेजेंट टाइम। आयुष ने गुस्से से सौम्या की तरफ देखकर कहा, एक बात बताओ, क्या नेहा को पता है कि तुम्हारे वजह से दिव्या नीचे गिरी थी? सौम्या ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा, जब दिव्या और मेरा हाथ छोटा था तब रेहा वहां पहुंच चुकी थी। उस समय मैं गिरने वाली थी तो रेहा ने मुझे बचाने की कोशिश की थी, पर रेहा के हाथों में चोट लग गई थी, उसके हाथ से खून आने लगा था। इसलिए मैंने उसे अपनी कसम देकर उसका हाथ खुद छुड़ा लिया और फिर मैं नीचे गिर गई। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। मैं जब होश में आई तो मैं अपने घर में थी। आयुष ने गुस्से से कहा, तो नेहा ये सब हमें क्यों नहीं बता रही थी कि उसने कुछ नहीं किया है? सौम्या ने अपनी आंखें नीचे करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं दिव्या को मारा है, इसलिए वह मुझे बचाने के लिए तुम सबको सच नहीं बता रही है। पर सच यही है कि रेहा ने कुछ नहीं किया है और मैं भी दिव्या को जानबूझ पर से नहीं गिराया था, वह बस एक एक्सीडेंट था। नेहा राजपूत, जो बहुत रो रही थी, वह सौम्या को जोर से कंधों से हिलाते हुए बोली, सौम्या, मेरा आयुष कैसा, आयुष्मान कैसा दिखता है? बोलो, मेरा बेटा कैसा दिखता है? सौम्या ने रोते हुए कहा, माँ मुझे नहीं पता भाई कैसे दिखते हैं, पर मैंने सुना है कि दिव्या ने मुझे बताया है कि वो राजपूत परिवार से नफरत करते हैं, वो पूरे राजपूत परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। नेहा ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा जिंदा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आयुष, सुमित, सूचित, सुना, तेरा भाई जिंदा है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आयुष ने गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, मॉम आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या पता वह कोई बहरूपिया भी हो सकता है, और वह मेरा भाई है या नहीं हो तो बाद में तय करेंगे। पहले हमें ये पता करना होगा कि आखिर यह आयुष्मान राजपूत है कौन जो हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। दूसरी तरफ दोपहर की 1 बज चुके थे। रेहा की नींद हल्की हल्की खुलने लगी। रेहा ने हल्की सी करवट ली, उसकी चीख निकल गई थी। रेहा दर्द से कहा, अभिमान आपने कुछ ज्यादा ही मुझे टॉर्चर किया है, आपके इस स्वीट टॉर्चर से मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है। अभिमान ने रेहा की जैसे ही बात सुनी उसने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता है रेहा कि तुम भी मेरे साथ कुछ ज्यादा ही वाइल्डी थी? और तुम तो सिर्फ मुझ पर ही सारा इल्जाम लगा रही हो, जैसे कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। रेहा ने हैरानी से कहा, अभिमान मैंने क्या किया है? अभिमान ने रेहा की बॉडी को देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम हद से ज्यादा खूबसूरत हो और मैं तुम्हारी खूबसूरती में बस खो जाना चाहता हूँ? रेहा ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान मुझे वॉशरूम जाना है, मैं चल नहीं पाऊंगी, प्लीज मुझे वॉशरूम लेकर चलिए। अभिमान ने रेहा को अपने गोद में उठाया। रेहा ने अभिमान की तरफ देखकर कहा, अभिमान कम से कम मेरे ऊपर ब्लैंकेट तोड़ डाल देते। अभिमान ने रेहा को तिरछी नज़र से देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें पूरा देख रखा है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बीच में किसी भी पर्दे की जरूरत नहीं है? ये बोलता हुआ अभिमान को वॉशरूम में ले गया और गर्म पानी का शावर ऑन कर दिया। अभियान ने रेहा को बहुत ही आराम से बाथटब में लेटा दिया और धीरे धीरे कर रेहा की बॉडी को साफ कर रहा था। गर्म पानी से रेहा को बहुत ही ज्यादा रिलैक्स मिल रहा था,
रेहा ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान, मेरी लाइफ का ये 2 दिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। मैं पूरी लाइफ आपके साथ बिताए हुए इन लम्हों को कभी नहीं भूल सकूंगी। अभिमान ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी भूलने भी नहीं दूंगा, तुम्हारी हर रात और सुबह इसी तरह मेरे साथ होगी। अभिमान की बात सुनते ही रेहा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कहा, अभिमान, अगर आप दिन रात मेरे साथ यही सब कुछ करते रहे तो मैं तो बेड से उठने की भी लायक नहीं रहूंगी। करीब 30 मिनट बाद अभिमान रेहा को एक बाथटब में लपेटकर बाथरूम से बाहर लेकर आया और उस बेड पर बैठकर कबाड़ से दोनों के कपड़े निकालने लगा। तभी अभिमान का फोन बजने लगा। अभिमान ने फोन की तरफ देखा तो फोन पर आयुष का कॉल आ रहा था। रेहा ने फोन की तरफ देखकर कहा, अभिमान, कॉल उठा लीजिए, शायद आयुष ने सौम्या के बारे में बताने के लिए कॉल किया होगा। अभिमान ने फोन की तरफ देखते हुए कहा, मुझे उस गधे से बात नहीं करनी है, जब देखो तब मेरे रोमांस का विलेन बन जाता है। रेहा ने हंसते हुए कहा, अभिमान, प्लीज कॉल उठा लीजिए ना, कुछ इम्पोर्टेंट होगा। अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, ओके स्वीट हार्ट, अगर तुम रहती हो तो मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ। ये बोलकर अभिमान ने फोन को अपने कान के पास लगाया और बोल, तुमने मुझे क्यों कॉल किया है आयुष? आयुष ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, भाई, क्या रेहा आपके साथ है? अभिमान ने गुस्से से कहा, वह मेरे साथ है या नहीं उसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम बताओ तुमने कॉल क्यों किया था? आयुष ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, भाई, हमें पता चल चुका है दिव्या की मौत कैसे हुई थी। अभिमान ने जैसे ही यह सुनना तिरछी नज़र से रेहा की तरफ देख रहा था। रेहा को जैसे ही महसूस हुआ कि अभिमान उससे किस तरह से देख रहा है, अपनी आंखें नीचे करते हुए कहा, अभिमान, इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई ना? अभिमान ने आयुष से कहा, तुम्हें जो बोलना है जल्दी से बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। आयुष ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, भाई, मॉम का बेटा आयुष यानी मेरा भाई जिंदा है, मेरा भाई आयु जिंदा है भाई। अभिमान ने जैसे ही यह सुना उसके हाथों से फोन नीचे गिर गया है। रेहा ने हैरान होते हुए अभिमान की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? अभिमान, आपके हाथों से फोन क्यों नीचे गिर गया? अभिमान तो बस फोन को ही हैरानी से देखे जा रहा था, जैसे कि अभिमान को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। नेहा राजपूत गुस्से से अभय की तरफ देखकर बोली, अभय, मुझे सच सच बताओ कि उस दिन मेरा बेटा आयु की डेथ हुई थी कि नहीं? तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला? अभय, प्लीज मुझे बताओ। अभय, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं 24 साल से अपने बेटे की मौत के गम में पागल हुई जा रही हूँ। अंदर ही अंदर में घुट घुट कर जी रही हूँ कि काश मैं उस दिन अपने बेटे को बचा पाती। बोलो अभय, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? नेहा ये बोलते हुए बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी नेहा गिरने को हुई तो आयुष ने अपनी मां को संभालते हुए कहा, मोम प्लीज आप चुप हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी अभय नेहा की तरफ आता हुआ बोला, नेहा प्लीज मेरी बात तो सुन लो। ये बोलते हुए जैसे ही अभय नेहा को छूने वाला था, नेहा ने अभय के आगे अपना हाथ दिखाते हुए कहा, खबरदार अभय, अगर मुझे छूने की कोशिश भी की मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अभय, बहुत ज्यादा नफरत? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरा बेटा जिंदा है? बोलो। अब ये बोलकर नेहा बहुत ही ज्यादा रो रही थी। अभय ने रोती हुई नेहा की तरफ देखकर कहा, नेहा प्लीज मेरी बातों का यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि हमारा बेटा जिंदा है। उस औरत ने हमारे सामने एक बच्चे की जान ली थी। मैं उस बच्चे का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया क्योंकि उसका चेहरा खराब था।
नेहा और मैंने कोई डीएनए टेस्ट नहीं करवाया था कि वह मेरा बेटा है या नहीं। मैं बस मान लिया कि हमारा बेटा आयु इस दुनिया में नहीं रहा। प्लीज नेहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आज तक मैं भी इसी का गलत फहमी में था कि मेरा बेटा आयु इस दुनिया में नहीं रहा। प्लीज नेहा, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है, मेरी बातों का यकीन करो। नेहा, तुम जानती हो मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। नेहा, मैं अपने प्यार की कसम खाकर कहता हूँ कि जिस बच्चे को उस औरत ने मारा है वह हमारा बच्चा आयु था। मुझे तो आज पहली बार पता चल रहा है कि हमारा बेटा अभी जिंदा है। प्लीज नेहा, मेरी बातों का यकीन करो। नेहा बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तभी वैभव ने नेहा की तरफ देखकर कहा, आंटी, आपको नहीं लगता कि सौम्या ने जो बात बताई है उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है या नहीं? हमें पता लगाना चाहिए। सबसे पहल हमें दिव्या के फोन तक पहुंचना होगा। उसके बाद हम बहुत ही आसानी से पता लगा लेंगे कि आयुष्मान राजपूत आखिर है कौन। आंटी, अगर सही में आयुष्मान राजपूत ही आपका बेटा आयु है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका बेटा जल्द से जल्द इस घर में आ जाए। नेहा दौड़ते हुए वैभव के गले लगाकर बोली, प्लीज बेटा, मेरे बेटे को लेकर आओ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। वैभव ने नेहा के गले लगाते हुए कहा, आंटी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर आपके बेटे को इस घर में लाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तभी अचानक से राजपूत मेंशन के बाहर बहुत सारी गाड़ियों की आवाज आने लगी। सभी का ध्यान में गेट से बाहर गार्डन की तरफ चला गया, जहां पर बहुत ही सारी गाड़ी आई थी। उन गाड़ियों में से बहुत सारे बॉडीगार्ड निकले थे और उनमें से एक बीच कार में से अभिमान निकला था। अभिमान बहुत ही ज्यादा रोब से उस गाड़ी से निकल रहा था। अभिमान को देखकर पता नहीं क्यों वैभव ने अपनी मुखिया कस ली। तभी अभिमान ने उसकी तरफ एक आंख मार दिया। वैभव मन में कहा, इस लड़के से थोड़ा सा भी नाटक नहीं होता है। देखो तो यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियों के साथ पता नहीं क्यों आ गया है। अभिमान तेजी से अंदर आता हुआ बोला, आयुष, क्या तुमने जो मुझे बताया था वह सच है? क्या मैसेज राजपूत का बेटा आयु जिंदा है? तभी नेहा ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान, मेरा बेटा आयुष्मान जिंदा है। प्लीज मेरे बेटे को खोज कर ले आओ। मैं वादा करती हूँ तुम जो कहोगे मैं करूँगी, पर प्लीज मेरे बेटे को खोज कर लेकर आओ। नेहा बहुत ही ज्यादा रो रही थी, पर रोते रोते नीचे गिरने लग गई। तभी अभिमान ने नेहा को उठाया और गले लगाते हुए कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ मोम, मैं आपके बेटे को इस घर में लेकर ही आऊँगा। जैसे ही सब ने अभिमान के मुंह से नेहा के लिए मॉम सुना, सब हैरान होते हुए अभिमान को देख रहे था। नेहा को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि अभिमान ने उसे पहली बार माँ कहा है। नेहा अभिमान से अलग होते हुए बोली, अभिमान, क्या तुमने मुझे अभी माँ कहा है? अभिमान नेहा की तरफ देखकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ, आज तक मैं आपको अपनी माँ नहीं कह पाया, पर मैं ये दिल से कह रहा हूँ। मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ और मैं अपनी माँ को वादा करता हूँ कि मैं अपने छोटे भाई को इस घर में लाकर ही रहूँगा। नेहा अभिमान को गले लगाकर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तभी आयुष ने पीछे से अभिमान को गले लगाकर कहा, थैंक यू भाई मॉम को मॉम कहने के लिए, आई लव यू भाई। तभी ऊपर से वंशिका ने आवाज दी, बड़ी मॉम, सौम्या नीचे आने की जिद कर रही है। प्लीज बड़ी माँ उसे जाकर ऊपर समझाए, वह नीचे हॉल में आप लोगों के पास आना चाहती है। तभी अभिमान ने कहा, वैभव, जो उसे अभी के अभी नीचे लेकर आओ। वैभव ने जैसे ये सुना कि अभिमन्यु से नीचे लाने के लिए सौम्या को नीचे लाने के लिए कहा है,
वैभव ने गुस्से से अभिमान की तरफ देखकर माँ ने कहा, पागल कहीं का, ये सुधरने वाला नहीं है, पता नहीं मैं इसका क्या करूं। ऐसा दोस्तों भगवान दुश्मनों को भी ना दे। ये बोलते हुए सौम्या के कमरे की तरफ चला गया। सौम्या के रूम में वैभव जैसे ही सौम्या के रूप में इंटर हुआ, उसने देखा कि सौम्या सामान सबसे उठाकर इधर से उधर सीख रही है। वैभव ने गुस्से में कहा, सौम्या क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? इस तरह से चीजों को क्यों देख रही है? वंशिका को चोट लग जाएगी। जैसे ही सौम्या ने वैभव की आवाज पर दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहां पर वैभव और वंशिका खड़े थे, सौम्या को अचानक से ध्यान आया कि वैभव ने उसे कहा है कि वंशिका को चोट लग जाएगा। की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? नौकरी को बोलो मुझे नीचे जाना है, अगर चलना है तो मेरे पास चलो, वरना यही दिन भर कमरे में बैठे रहो। मुझे कोई शौक नहीं है कहीं नीचे ले जाने का। वह तो अभिमान ने मुझे कहा है, इसलिए मैं तुम्हें ऊपर लेकर नीचे जाने के लिए आया है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। वैभव की तरफ सौम्या ने गुस्से से वैभव की तरफ देखते हुए कहा, उसे ठीक करना बस, अब मुझे जल्दी से नीचे लेकर चलो, मुझे अभी के अभी भाई से मिलना है। वैभव ने बहुत ही आराम से सौम्या को अपने गोद में उठाया और कमरे से बाहर लेकर जाने लगा। तभी वंशिका ने कहा, भाई ठीक से लेकर जाए, उसे चोट लग जाएगी। सौम्या ने गुस्से से वंशिका की तरफ देखकर कहा, वंशिका मेरे कमरे को ठीक करो। तभी वैभव ने गुस्से से कहा, वह कोई नौकर नहीं है, वह तुम्हारी छोटी बहन है, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वंशिका ने कहा, मैं ये सब ठीक कर दूंगी, आप सौम्या को लेकर जाइए। वैभव सौम्या को नीचे ले गई और उसे सोफे पर लगभग पटकते हुए बैठा दिया। सौम्या वैभव को कुछ बोल पाती, तभी उसकी नज़र अभिमान पर पड़ी। सौम्या ने रोते हुए कहा, भाई। अभिमान ने जैसे ही सौम्या की आवाज़ से ही मिसेस राजपूत से अलग होकर सौम्या के पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोला, कैसी हो मेरी बहन, तुम ठीक तो होना नहीं देते हुए किया है? प्लीज़ उसे कोई सज़ा मत दीजिए, जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है, और सॉरी भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। अभिमान भी सौम्या को गले लगाकर कुछ देर तक वैसे भी बैठा रहा। कई 10 मिनट के बाद सौम्या ने अचानक से कहा, भाई रेहा कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। अभिमान इससे पहले कुछ बोल पाता, तभी पीछे से आवाज आई, मैं यहाँ पर हूँ सौम्या। सौम्या ने जब पीछे देखा तो पीछे रेहा खड़ी थी, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेलो कलर की साड़ी पहने पीछे खड़ी थी। सामने में जैसे ही नेहा को शादी में देखा और उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखा, वह खुश होते हुए बोली, रेहा तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। रेहा दौड़ते हुए हाल में आकर सौम्या के गले लगाकर रोने लगी। वैभव ने जैसे ही रेहा को देखा, वह हैरान होते हुए बोला, रेहा इस समय यहाँ पर क्या कर रही है? वैभव ने गुस्से से अभिमान के तरफ देखते हुए आंखों से इशारा किया, रेहा यहाँ पर क्या कर रही है? अभिमान, जो खुद रेहा को देखकर हैरान था, उसने वैभव की तरफ इशारा कर कहा, मुझे नहीं पता वह यहाँ कैसे आई है, मैंने तो उसे वहाँ से निकलने के लिए मना किया था, पर यह झांसी की रानी कभी मेरी बात सुनती ही नहीं है। 10 मिनट बाद सौम्या और रेहा दोनों ने रोना बंद किया और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगी। वंशिका जो अपने कमरे में रो रही थी, क्योंकि वैसे आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह किसी को बात नहीं पा रही है। वंशिका बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजाने लगा। वंशिका ने फ़ोन में देखा तो फ़ोन में एक मैसेज था। उसे मैसेज को देखते ही वंशिका बहुत ज़्यादा डर गई और फ़ोन को अपने हाथों से फेंककर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी।
जहां सभी हाल में बैठे सौम्या को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे थे, वही अभिमान और वैभव ये सोच रहे थे कि उन्हें किस तरह से पता लगाना होगा कि आखिर आयुष्मान राजपूत है कौन। वंशिका के रूम में वंशिका सौम्या की बातों को याद कर रो रही थी। वंशिका को याद आ रहा था कि बचपन से ही वह सौम्या के बहुत करीब थे, पर पता नहीं क्यों जब से सौम्या कोमा से होश में आई है, वह वंशिका के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वंशिका उसकी छोटी बहन न होकर उसकी दुश्मन है। वंशिका अपने कमरे में लगे दीवार पर अपनी और सौम्या की फोटो देखकर कहती है, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो सौम्या तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो। अचानक से वंशिका का फोन रिंग होने लगा। वंशिका ने टेबल से अपना फोन उठाया तो उसे फोन में कुछ मैसेज आया हुआ था। वंशिका ने जैसे ही मैसेज बॉक्स को ऑन किया, उसमें लिखा हुआ था, क्या तुम मुझे भूल गई वंशिका? अगर भूल गई हो तो इन मैसेज को पढ़ो और इन फोटोज को देखो, उस रात की सारी यादें तुम्हारे मन में ताज़ा हो जाएगी। वंशिका ने जैसे ही यह मैसेज पढ़ा वह डर गई। वंशिका ने जब मैसेज को आगे किया तो उन मैसेज में कुछ फोटोग्राफ थे जिसमें वंशिका का चेहरा तो बहुत साफ दिख रहा था, पर उसे इंसान का नहीं दिख रहा था जिसके साथ वंशिका का वन नाइट स्टैंड हो गया था। वंशिका ने जैसे ही वह फोटो देखी गुस्से से फोन को जमीन पर फेंक दिया और जोर जोर से रोने लग गई। फोन जमीन पर गिरते ही अचानक से फोन बजने लगा। फोन टूट नहीं था, बस उसमें कुछ स्क्रैच आए थे। वंशिका को फोन उठाने का मन नहीं था, पर फोन बार बार रिंग हो रहा था। वंशिका ने अपने आंसू साफ किए और फोन को उठा लिया। उसने फोन पर देखा तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। वंशिका ने फोन उठाकर अपने कान के पास लगाते हुए कहा, हेलो, कौन है? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या तुम मुझे भूल गई हो वंशिका राजपूत? वंशिका ने गुस्से में कहा, कौन हो तुम और बार बार मुझे फोन कर क्यों परेशान कर रहे हो? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे तुमसे अभी की अभी मिलना है वंशिका राजपूत, इसलिए इस क्लब में आ जाओ जी। क्लब में हमारा वन नाइट स्टैंड हुआ था। वंशिका ने गुस्से से कहा, मैं नहीं आने वाली हूँ समझे, और मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो वरना मैं अपने भाइयों को बोलकर तुम्हारी जान ले लूंगी। दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आए। उस इंसान ने कहा कि भाई को बोलने वाली हो, उस घर में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। वंशिका ने गुस्से से कहा, इस घर में सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे एक बार बोलने पर वह तुम्हें खोजकर जान से मार देंगे। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, जरा मुझे तो बताओ, तुम अपने किसी भाई को बोलने वाली हो? उसे अभिमान राजपूत को, जो जिसे अभी अभी पता चला है उसका एक छोटा भाई है, जिसके बारे में उसे पता लगाना है, या अपने सो कॉल भाई आयुष और वैभव को। आयुष को कोई काम का ही नहीं है, जो वह तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। और रही बात वैभव की, तो जहां तक मुझे पता है तुमने अगर उससे ज्यादा बातचीत की, क्या ज्यादा हेल्प मांगी, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बहन सौम्या तुमसे और नफरत करने लगेगी? पता है वह वैभव खुराना से प्यार करती है। वंशिका ने गुस्से में कहा, आखिर तुम हो कौन और मेरे फैमिली के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? और तुम्हें कैसे पता कि आयुष्मान भाई जिंदा है? उनके बारे में कैसे जानते हो तुम? दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आई। उसने कहा, मेरे लिए कुछ भी छुपा नहीं हूँ, मुझे राजपूत परिवार की पूरी हिस्ट्री जियोग्राफी पता है। वंशिका ने रोते हुए कहा, ऐसे तुम मुझसे क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, तो क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? प्लीज मुझे चैन से अपनी जिंदगी जीने दो। मैं कौन सा तुम्हें जान से मारने वाला हूँ?
मैंने तुम्हें चैन से जीने दूंगा, बस तुम्हें मेरा अपना बनाकर जीना होगा। वंशिका ने ना समझी, नहीं चाहते क्या हो मुझे बोलो, प्लीज मेरा दिमाग खराब करना बंद करो। इससे तो अच्छा होता है कि मैं कभी इंडिया ही नहीं आई होती ना। मैं इंडिया आई और ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसती। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे बताओ, मैं अपने डैड से बोलकर तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। दूसरी तरफ से उस इंसान ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पैसों की वजह से ब्लैकमेल कर रही हूँ? तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास तुम्हारे उस भाइयों और डैड से ज्यादा ही पैसे हैं। वंशिका ने लगभग रोते हुए कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर दो। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे तुम चाहिए तो बोलो, तुम खुद को मुझे देने के लिए तैयार है। वंशिका ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझसे ही मुझे मांग रहे हो, ये कौन सा पागलपन है? दूसरी तरफ से आवाज आए, वंशिका राजपूत मेरी बात कान खोल कर सुनो, अगर तुम आज रात इस नाइट क्लब में नहीं आई तो याद रखना तुम्हारी यह सारे फोटोग्राफ्स कल अखबार की हेडलाइन में छुपेंगे, पूरे राजपूत परिवार की बहुत बदनामी होने वाली है। कल सुबह अगर इन सब से बचना चाहती हो तो आज रात मुझसे मिलने उस नाइट क्लब में आ जाना जहां हम पहली बार मिले थे। वंशिका रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। उस इंसान ने दूसरी तरफ से कहा, अगले 1 घंटे में तुम मुझे क्लब में चाहिए। अगर तुम क्लब नहीं आए तो याद रखना कल सुबह क्या होने वाला है। ये बोलकर उस इंसान ने फोन कट कर दिया। फोन करते ही वंशिका जमीन पर धर्म से गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। नीचे हॉल में वैभव और अभिमान कुछ बात कर रहे थे, तभी वहां पर आयुष ने आते हुए कहा, आप दोनों इतने धीरे से क्या सीक्रेट बात कर रहे हो? और मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब रेहा भाई के साथ ही नहीं तो उसे कैसे पता चला कि सौम्या को होश आ गया है जो वह अचानक से यहाँ पर आ गई है। वैभव ने आयुष को अजीब नजरों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अभिमान मुझे समझ में नहीं आता कि ये और तुम सच में भाई हो, जहाँ तुम इतनी तेज हो दिमाग में, बाहर यह इतना गधा बेवकूफ कैसे हो गया? वैभव की इस बात को सुनकर आयुष ने मुंह बनाते हुए कहा, आखिर मैं ऐसी कौन सी बेवकूफ़ी वाली बात कर दी है? वैभव ने उसकी तरफ देखकर कहा, ये बात छोड़ो, मैं सोच रहा हूँ कि तुम इतने बेवकूफ़ हो तो तुम्हारा जुड़वा भाई इतना ज़्यादा तेज कैसे हो गया, जो पर्दे के पीछे रहकर इतने सारे कांड कर दिए। वह आज तक सामने भी नहीं आया है और हमारी जिंदगी में इतने तूफान मचा दिए हैं। आयुष में मुंह बनाते हुए कहा, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है? अभिमान ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा, वैभव मजाक कर रहा है, तुम्हें ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आयुष मुंह बनाकर जाकर सौम्या और रेहा के पास जाकर बैठकर वैभव ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सच में डाउट है कि तुम सब भाई हो ना? अभिमान ने गुस्से से वैभव की तरफ देखते हुए कहा, मुझे भी एक बात का डाउट है कि तुम सच में रेहा के भाई हो या नहीं हो। मैं तो अभी तक कंफर्म नहीं हूँ कि तुम दोनों भाई बहन हो। वैभव ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें कैसे मुझ पर यकीन नहीं है? मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बड़ी बात झूठ बोलूँगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरा और रेहा का डीएनए टेस्ट करवा लो, तुम्हें सच पता चल जाएगा कि हम दोनों सगे भाई बहन हैं कि नहीं। अभिमान ने वैभव को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा,
नो डाउट तुम दोनों भाई बहन कभी कभी एक जैसा ही रिएक्ट करते हो। मैंने पहले कभी गौर नहीं किया था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों भाई बहन हो सकते हो, पर अब मुझे लग रहा है तुम दोनों की कुछ आदतें मिलती है। तभी वैभव ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे उस लड़के को मारने के लिए क्यों कहा था? आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो तुमने मुझे उसे मारने के लिए कहा था? अभिमान ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम कोई संत साधु हो। क्या मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे पापा अंडरवर्ल्ड डॉन है और तुम जल्दी उस कुर्सी पर बैठने वाले हो? तो अगर किसी क्या काम मर्डर भी कर दिया है तुमने तो कौन सी बड़ी बात है? क्या तुम्हें याद नहीं हमने अभी तक कितने लोगों को भगवान के दर्शन करवाए हैं? वैभव ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो लगता है तुमने उसे भगवान के नहीं बल्कि जहन्नुम के दर्शन करवाए हैं। कभी कभी तो मुझे अपनी बहन के लिए डर लगता है। जिस दिन भी उसे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई कि तुम एक सीधे साधे स्वीट लड़के नहीं है बल्कि अंडरवर्ल्ड के किंग है, तो क्या होगा? मेरी बहन को तो लगता है तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, किसी को मार नहीं सकते हैं, उसे हाथ नहीं कर सकते हो, पर यह बात मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो। तुम कितने ज्यादा क्वालिटी इंसान है और किसी को भी पलक झपकते ही मार दोगे और उस बेचारी को तो पता भी नहीं चलेगा। अभिमान ने एक नज़र वैभव को देखा और एक नज़र रेहा को देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि आज नहीं तो कल उस लड़की को ये सच्चाई पता चल जाएगी कि तुम और तुम्हारे पापा भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं? तो जब तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी, तो जब मेरी सच्चाई सामने आएगी तो उसे ज़्यादा फर्क ही पड़ेगा। वह मुझसे प्यार करती है, मैं उसे संभाल लूंगा, पर तुम बाप बेटी अपने बारे में सोचो, क्योंकि जिस दिन ये सच्चाई रेहा को पता चल गई कि तुम लोगों के अंडरवर्ल्ड में होने के कारण भी उसकी मॉम की डेथ हुई थी, तो वह सबसे पहले तुम्हें छोड़ देगी, उनसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे। और फिर तुम्हारे पापा का क्या होगा वह तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वह बेचारे पिछले 20 साल से अपनी बेटी से बात करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, और उनकी बेटी तो उन्हें पसंद भी नहीं करती है। अगर कहीं से भी रेहा को ये सच्चाई पता चल गई कि तुम दोनों अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हो, तो मुझे नहीं लगता कि वह तुम दोनों की शक्ल भी देखना पसंद करेगी। अभिमान की इस बात को सुनकर वैभव ने एक नज़र रेहा की तरफ देखा और किसी नज़र अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, कितना बड़ा धोखेबाज है ना तू, अपने दोस्त को इस तरह धोखा दे रहा है। अभी मेरी बहन से मुझे मिले हुए 1 महीने भी नहीं हुआ है और तुम हम दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहे हो। अभिमान ने तिरछी नज़र से रेहा को देखते हुए कहा, अगर मेरे और रेहा के बीच तू आया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं तुझे भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, इसलिए सोच लो, अगर हम दोनों एक दूसरे का सीक्रेट छुपा कर रखेंगे तो इसी में हमारा फायदा है, हम दोनों उस लड़की के करीब रह सकते हैं। वैभव ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, ओके डील, में रेहा को कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हारे बारे में और तुम भी रेहा को कुछ नहीं बताना मेरे बारे में, और किसी और ने ये सच बाहर लाने की कोशिश की तो हम उसे इस दुनिया से ही बाहर निकाल देंगे। तभी अचानक से पीछे से रेहा की आवाज आई, तुम इस दुनिया से किसे बाहर निकालने की बात कर रहे हो? वैभव और अभिमान ने जैसे ही रेहा की आवाज सुनी तो दोनों हड़बड़ा गए। दोनों रेहा की तरफ देखने लगी और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वैभव ने गुस्से से अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रेहा ने सब कुछ सुन लिया है? ये सब तेरे वजह से हुआ है अभिमान। अभिमान ने वैभव की तरफ देखकर मन में ही बोला,
मैंने क्या किया है? इस लड़की के कान कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, जो यहाँ पर जाकर सुन रही थी। हमें तो पता भी नहीं चला ये कब यहाँ पर आ गई। रेहा वैभव और अभिमान के पास आकर बोली, तो मुझे नहीं बताओगे तुम दोनों आखिर किसे मारने की प्लानिंग कर रहे हो? रेहा की इस बात को सुनते ही अब वैभव और अभिमान सब हैरान होकर रेहा को देख रहे थे। वही पूरी फैमिली की रेहा को देख रही थी। सब हैरान थे क्योंकि रेहा ने कहा है वैभव और अभिमान किसी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। सब हैरानी से उन दोनों को ही देखने लगी और वह दोनों तो बेचारा सा मुंह लिए रेहा की तरफ देख रहे थे, जो गुस्से से उन्हें ही देख रही थी। तभी अभिमान ने रेहा की तरफ आते हुए बोला, रेहा लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सुन रही हो। रेहा ने गुस्से से कहा, अभिमान झूठ मत बोलो, मैं खुद सुना है आप लोग किसी को मारने की बात कर रहे थे। बोलो अभिमान, आप किसे मारने की बात कर रहे थे? वैभव आगे आते हुए बोला, रेहा अभिमान मुझे मारने की बात कर रहा था। रेहा ने गुस्से से अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को जान से मारने की धमकी देने की? अभिमान को जैसे ही महसूस हुआ कि वैभव रेहा को उसके खिलाफ भड़का रहा है, वह जल्दी से आगे आते हुए बोला, रेहा मेरी बात तो सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो। वैभव ने रेहा को अपनी तरफ घूमते हुए कहा, रेहा मैं उससे कहा कि अगर मेरी बहन को परेशान किया तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, इसलिए इसने मुझे मारने की धमकी दी कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया और उससे दूर किया तो यह मुझे जान से मार देगा। रेहा इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, इसलिए अपने प्यार के लिए अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड को भी मारने के लिए तैयार हो गया ये। अभिमान ने जैसे ही वैभव की बात सुनी उसके दिल में एक सुकून मिला। उसके मन में कहा, चलो कम से कम इतने मुझे फंसाया तो नहीं, अगर उसने मुझे फंसाया होता ना तो मैं अभी ही इसकी सारी सच्चाई रेहा को बना देता। आप मेरे भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। आई नो आप लोग बचपन के दोस्त और बेस्ट फ्रेंड ही है, पर वैभव मेरा बड़ा भाई है, आपको थोड़ी तमीज से उनके साथ पेश आना चाहिए। तभी पीछे से सौम्या ने कहा, नेहा तुम तमीज किस सीख रही हो? तुम्हें तमीज अपने भाई को सीखना चाहिए। आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हुई अभियान भाई को ये बोलने की यह तुम्हें उसे अलग कर देंगे? आखिर यह होते कौन है तुम दोनों को अलग करने के लिए? तभी वैभव ने गुस्से से सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तभी सौम्या ने कहा, आजकल के बड़े भाई हो, तुम्हें मिले हुए अभी एक हफ्ते भी नहीं हुआ और बहुत बहन से प्यार आ रहा है। मेरा भाई उसे सालों से प्यार करता है, तुम्हारी बहन भी अपने घर से सालों से प्यार करती है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे प्यार के सामने मेरे भाई का प्यार कुछ ज्यादा बड़ा और गहरा है? सौम्या की इस बात को सुनकर अब वैभव कुछ बोल ही नहीं पाया, वह स्पीचलेस हो गया और सौम्या को देख रहा था। तभी सौम्या ने अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, भाई अगर यह पैसा आप दोनों के बीच में आए हो ना तो सबसे पहले ऐसे ही गोली मारना। वैभव ने जैसे ही सौम्या के मुंह से गोली मारने की बात सुनी, उसने मन में कहा, क्या तुम इतनी नफरत करने लगी हो मुझसे जो तुम्हें मुझे करने की बात कर रही हूँ? तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हो, और आज इतनी जल्दी इतनी नफरत कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? पर वैभव सब कुछ अपने मन में बोल रहा था, बस सौम्या को कुछ बोल नहीं रहा था। कभी अभिमान ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा कि टेंशन मत लो, सामने मुझे और नेहा को इस जन्म में कोई दूर नहीं कर सकता है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कुछ ही देर बाद सब हाल में इसी तरह हंसी मजाक कर रहे थे।
इस बीच वंशिका सबसे नजर बचाते हुए पीछे की गेट से राजपूत मेंशन से निकल गई। किसी को पता भी नहीं चला कि वंशिका अपने कमरे में नहीं है। सब यही सोच रहे थे कि वंशिका कमरे में सो रही है, इसलिए किसी ने भी उसे डिनर के लिए बुलाने के लिए ऊपर नहीं गए थे। और वंशिका मेंशन से निकलकर एक टैक्सी ली और इस क्लब में चली गई जिस क्लब में वह 2 दिन पहले गई थी। वंशिका उस क्लब में गई और टैक्सी वाले को पैसे देने के बाद उस क्लब के अंदर जाने के बाद उसे अननोन नंबर पर कॉल किया। 1-2 रिंग के बाद उधर से कॉल पिक हो गई। वंशिका ने फोन पर कहा, मैं आ गई हूँ, बताओ तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे बात करनी है। उस इंसान ने हंसते हुए कहा, मुझे पता था मिस राजपूत तुम जरूर यहाँ आओगी। तुम राजपूत परिवार की हर एक सदस्य से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। वंशिका ने गुस्से में कहा, जिससे तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। आखिर क्यों तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? सामने तभी फोन की दूसरी तरफ से आवाज आए, मैं तुम्हारा इस रूम में वेट कर रहा हूँ जिस रूम में हमारा 1 नाइट स्टैंड हुआ था। तुम उसे रूम में आ जाओ। जैसे उस इंसान ने उस रूम का जिक्र किया, वंशिका को उस रात की धुली धुली यादें याद आने लगी। बच्चे का ये सारी यादें आते ही अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और गुस्से में बोलती है, मैं आ रही हूँ। ये बोलकर वंशिका ने फोन कट कर फोन को अपनी पर्स में रख लिया और उस रूम की तरफ चली गई। वंशिका ने देखा तो क्लब पूरी तरह से खाली। वंशिका को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि यह नाइट क्लब है। यहाँ रात के समय तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, पर आज उसे यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा था। न ही क्लब में कोई मौजूद था और न ही वहाँ पर कोई स्टाफ था। वंशिका को थोड़ा डर लगने लगा और वंशिका ने मन में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर यहाँ पर कोई है क्यों नहीं, कहीं मैं यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। वंशिका ने मन में कहा, वंशिका अब तू यहाँ आ ही गई है तो यहाँ से वापस नहीं जा सकती है। अब जो भी है तुझे उसका सामना करना ही होगा। ये बोलते हुए वंशिका उस कमरे के बाहर थी। वंशिका ने देखा तो उस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वंशिका ने हल्का अंतर देखा तो अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। वंशिका दरवाजा खोलकर अंदर गई। वंशिका ने देखा तो वहां अंधेरा था, वंशिका को कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक से किसी ने वंशिका को तेजी से अपनी तरफ खींचा। वंशिका इससे पहले कुछ समझ पाती, वह इंसान अचानक से वंशिका के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। वंशिका को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वह उस इंसान का चेहरा नहीं देख पा रही थी। वह उस इंसान को बहुत धक्का देने की कोशिश कर रही थी, पर वह इंसान वंशिका पर अपने पूरी तरह से हावी हो चुका था। वंशिका के आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। आखिर कौन है वो इंसान जो कर रहा है वंशिका को ब्लैकमेल? क्या वंशिका इसके गिरफ्त से कभी निकल पाएगी? अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।